छावनी पे बैठने का अधिकार नहीं है, उन्हें अपने दरवाजे पर अपनी चारपाई में बैठने का अधिकार नहीं अगर कोई शाह आ जाए। यद्यपि दारुण दुखनाना सबसे अधिक जातीय अपमान, उस अपमान से विचलित होकर के उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। अभी जो लोग कहते हैं कि इस देश में तो बहुत थोड़ी संख्या में मुसलमान आए थे, बड़ी संख्या बढ़ गई है। बड़ी संख्या इसलिए नहीं हो गई कि उनके बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, बच्चे भी पैदा हो गए हैं, लेकिन बहुत से लोग इसलिए भी चले गए होंगे कि असमानता का दंश वो नहीं झेल पाए, और जहां उन्हें समानता का भाव लगा वहां वो चले गए। अरे सिख कहां थे? सिख तो ये 500 वर्ष पहले खालसा पंथ बना है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ बनाया था। उसके बाद में बड़ी संख्या में उस धर्म में, उस पंथ में शामिल हो गए, और वो खालसा पंथ आज केवल भारत में नहीं, विश्व के हर कोने में, हर देश में मिलेंगे इस पगड़ीधारी सिख। तो मित्रों, मैं कह रहा हूं एक बहुत लंबी श्रृंखला है महापुरुषों की जिन्होंने जगाने का प्रयास किया, लेकिन ये समाज जग करके बार बार फिर निर्मिश हो जाता है। और ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी पे विश्वास नहीं किया, इन्होंने विश्वास किया, इसलिए दलितों और वंचितों की सरकारें बनी इस देश में। उत्तर प्रदेश में बनी है, बिहार में बनी है, और भी प्रदेशों में बनी है, लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाए। आइए, स्वागत है आपका। ये सरकारें बनी हैं, इसके मतलब है दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यकों ने इन पार्टियों को वोट दिया था, और इसलिए पिछड़ों और दलितों की सरकारें इस देश में बन पाई। लेकिन खैर क्यों नहीं पाई? खैर इसलिए नहीं पाई क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया। हमारे एक साथी कह रहे थे कि बहुजन समाज से सर्वजन समाज की बात कहां से आ गई। मित्रों, मैं बेहिचक कह सकता हूं, इस देश में कुछ ऐसे नेता पैदा हुए जिनका मैं नाम ले सकता हूं। उनमें एक लालू प्रसाद यादव है, एक माननीय मुलायम सिंह यादव है, एक बहन मायावती है, और एक अखिलेश यादव है। ये चारों के चारों लोग अगर बहुजनों पे विश्वास करते और अपने अपनी निजी जातियों पे ज्यादा भरोसा न करके सब पर भरोसा करते, इनमें से कोई भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, मैं विश्वास करता हूं। और अगर इनमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, इसमें इस बहुजन समाज का कोई दोष नहीं मेरे मित्रों। अगर दोष है तो इन्हीं के अंदर कहीं छिपा हुआ है, जिसके कारण ये नहीं बना। और ये नहीं बन पाए, इससे इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बड़ा नुकसान ये हो गया है कि अगर आज कोई बहादुर सिंह धनगर जैसा कोई व्यक्ति इस बहुजन समाज को जोड़ने का प्रयत्न करता, उनके मित्र लोग करते हैं, तो लोग भरोसा नहीं करते कि ऐसा तो नहीं कोई दूसरा छलिया तो नहीं आ गया फिर से छलने के लिए। ये बड़ी कठिनाई पैदा हो। तो आखिर करना क्या पड़ेगा मित्रों? और कोई रास्ता नहीं है। ना जो है ना घटा, रास्ते तो वही हैं जो महापुरुषों ने हमें सिखाए हैं, बताए हैं। डॉक्टर भीमराव ने अम्बेडकर ने कहा था, विशेषकर दलित समाज के लोगों से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पिछड़े थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शोषित थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वंचित थे, इसीलिए उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, संघर्ष करने के बाद में सत्ता के केंद्रों पर कब्जा कर लो। यह उन्होंने आह्वान किया था। लोग उठे भी, संघर्ष भी किया, सत्ता के केंद्र में कब्जा भी किया, लेकिन फिर वही भाग के 3 बार। राम मनोहर लोहिया ने भी यही कहा था, जीवंत गौवें, जीवन वाली जातियां, बहादुर जातियां 5 साल तक इंतजार नहीं करती। कुछ लोग ऐसे इंतजार नहीं कर रहे हैं। आदरणीय धनखड़ साहब बार बार सम्मेलन कर रहे हैं, बार बार बुलाते हैं। अगर इंतजार करते तो ये भी घर में बैठ रहे थे। लेकिन संकट ये पैदा हो गया कि लोग अब सहज में विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो रास्ता क्या है? तो रास्ता तो मित्र वही है
लोग विश्वास करें न करें, लेकिन निरंतर हमें लोगों को चलना पड़ेगा और धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे भी। ऐसा नहीं, जब आपका त्याग देखेंगे, आपकी तपस्या देखेंगे, जब ये देखेंगे ये अपनी जात के लिए नहीं बल्कि समूचे जमात के लिए काम कर रहे हैं, तो लोग निश्चित रूप से उन्हें विश्वास होगा। जैसा हमारे एक मित्र ने कहा था इसी मन से यहीं पर कि मैं अकेला ही चला था जान गए मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो मेरे मित्रों, जब हम इस तरह से चलेंगे, इस नियत से चलेंगे, इस संकल्प के साथ चलेंगे, इस समर्पण के साथ चलेंगे, निश्चित रूप से एक दिन जुटेंगे। हमें उसके लिए विश्वसनीयता पैदा करनी पड़ेगी, प्रामाणिकता अपने आप पैदा करनी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, हमारी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, हमारी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आए तो जुड़ने वालों की कमी नहीं है। ये जो हाल है जो आज भरा नहीं है, जिस दिन क्रेडिबिलिटी हमारे अंदर पैदा होगी, इस हाल में जगह नहीं रहेगी। जितने अंदर होंगे उससे कई गुना बाहर खड़े दिखाई देंगे। ये कमी यहां आने वाले लोगों की नहीं है, ये कमी अगर है तो इधर बैठे हुए लोगों की है। इनके व्यक्तित्व में वो अभी पारदर्शिता नहीं आ पाई है जिससे लोग चुंबक की तरह से किसी को चले आए यहाँ पर। उसके लिए हमें तपाना पड़ेगा, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। मित्रों, आज का जो निजाम है, आज जो सत्ता में है, वो कहें वो जादूगर हैं, वो ऐसे छलिया हैं कि बार बार छलते हैं और हम छले जाते हैं और हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दल जो है वो रेवड़ी बांट रहे हैं, उन्हें दूसरे के आंख की तो खुली दिखाई पड़ती है, लेकिन उनके पूरे आंख में जो मारा है उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। अरे रेवड़ियां बांटने का काम किसने किया है सबसे पहले? अरे ये लोग तो इस देश को जानबूझ करके कंगाल रखना चाहते हैं, जिससे कि अगर हम 2-4 किलो आटा देते रहें, अनाज देते रहें, तो ये भूखे मरते हुए लोग हमें ही वोट देते रहे, वे कहते रहे कि नरेंद्र मोदी है जिसने भी जिंदा रखा। तो इसलिए निजाम सौंपा था कि हम केवल जिंदा रहें? क्या इसलिए इन्हें सत्ता दी गई थी कि हम केवल जिंदा बने रहे? हम 5 किलो अनाज लेते रहे महीने में, हम साल भर में 600 रुपए किसान लेते रहे, 500 रुपए महीने केवल लेते रहे एक परिवार में, और केवल हम जिंदा बने रहे। हमारी हालत तो जानवर जैसी है। हम कुत्ते को 10 डंडे मारते हैं, 2 लातें मारते हैं और 1 टुकड़ा डाल देते हैं, 2 मिलाकर के पहुंच जाते हैं। बोलकर क्या आज वही हाल हो रहा है? इसे कोई जिंदगी कहेंगे? क्या बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो रही है? क्या उनको दवाई मिल रही है? क्या उनके खेतों की सिंचाई हो रही है? 2022 तक किसानों की इनकम दुगनी हो गई, हो जाएगी। आज इस पर मौन क्यों है? ये वर्तमान प्रधानमंत्री कहते थे कि मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह नहीं है, मौन मोहन सिंह कहते थे कि नहीं कहते थे? मित्रों, इजाजत हो तो हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। इजाजत हो? अगर समय न हो तो देखते रहिए आप उस बातें स्वतंत्रता कहकर खबर। मैं इसे बंद कर दूं। जब चुनाव आता है तो ये पार्टी कहती भाजपा कि प्रदेश में हमारी सत्ता बना दो तो डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। एक इंजन की सरकार कहाँ है? दिल्ली में। स्टेट में भी बना दो तो डबल इंजन हो जाएगी, तो फिर गाड़ी सड़क पर दौड़ेगी। तो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, 2-3 महीने से वहां पर कत्लेआम है, एक आदमी दूसरे आदमी का खून पिए जा रहा है। अभी 2 दिन पहले भी 10-20 घर फूंक दिए गए। केंद्र के एक मंत्री का घर फूंक दिया गया, प्रदेश के एक मंत्री का घर फूंक दिया गया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पड़े रहे, कई दिन पड़े रहे। सैकड़ों करोड़ का जो है पैकेज घोषित कर दिया गया। ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? ये डबल इंजन की सरकार होने से शांति बहाल होने की कोई गारंटी है क्या?
इस पे माननीय प्रधानमंत्री मौन क्यों है? एक मामला आया था, माननीय राहुल गांधी ने उसे पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश की तो पार्लियामेंट की सदस्यता से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। वो बार बार कहते थे कि भाई ये अडानी जी पे इतनी बड़ी संपत्ति एकदम से कहां से आ गई, और सारी बातें छोड़ दो, ये अडानी जी की कंपनियों में ये 20,000 करोड़ रुपया किस बेनामी कंपनियों से आया, ये तो बता दो। ये 20,000 करोड़ रुपया कहां से आ गया इन कंपनियों में? अडानी के ऊपर पिछले 3-4 महीनों में मोदी जी ने एक बार भी अडानी की कंपनियों पर और उनकी इस तमाम घपला खोली पर एक शब्द नहीं बोला है। माननीय प्रधानमंत्री जी मौन है। किसान की इनकम सन 2022